सो वेलकम टू ऑल। कैसे आप सब? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका स्टडी बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म का, और वो है स्टीरियो आइसोमर्स। देखिए 4 लेक्चर हमने कंप्लीट कर दिया है। तो पहले लेक्चर में हमने आइसोमेरिज्म को क्लासीफाई किया था, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, याद है ना। और फिर हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को भी बहुत पार्ट में क्लासीफाई किया था, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर्स, है ना। उसके बाद में हमने एक और पॉइंट जो था उसको मिस किया था, और वो क्या है, टॉटोमेरिज्म। ठीक, तो एक्चुअली टॉटोमेरिज्म हम पढ़ेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम है। जब हम रेजोनेंस सीख लेंगे ना, तब हम टॉटोमेरिज्म पढ़ेंगे, और रेजोनेंस नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, सीख लेंगे, क्योंकि उसको एडवांस लेवल पे जानने के लिए हमें रेजोनेंस अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद में जब पहला लेक्चर कंप्लीट हुआ, तो दूसरे लेक्चर में हमने उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए। तीसरे लेक्चर में हमने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को देखा, और डीबी, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, और उससे रिलेटेड जो एडवांस्ड प्रॉब्लम है वो हमने चौथे लेक्चर में कर लिया है। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो लेक्चर नंबर 5 है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले सवाल ये उठता है कि स्टीरियो आइसोमर्स है क्या। ठीक, तो जब हमने आइसोमेरिज्म को क्लासीफाई किया था, तो सबसे पहले तो हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर लिखा था, और उसके बाद में स्टीरियो आइसोमर। तो ये भी सवाल उठता है कि भाई स्टीरियो आइसोमर आखिर स्ट्रक्चरल आइसोमर से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे दिया है कंपाउंड्स हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी कि स्ट्रक्चरल फार्मूला वही का वही होना चाहिए। स्ट्रक्चरल फार्मूला मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर वही का वही होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसीलिए यहां पे बोला है कंपाउंड्स हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफर इन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ग्रुप्स विद इन मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूल के अंदर जब 2 मॉलिक्यूल अलग अलग होगा, है ना, एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन अलग अलग रूप होगा, तो भले ही अलग अलग रूप है, लेकिन उसका स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला है वो सेम है, स्ट्रक्चर वही का वही है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वही का वही है। स्पेस में उनका ओरिएंटेशन अलग अलग है, अरेंजमेंट अलग अलग है। 2D स्पेस, बाई डायमेंशनल या डाई जो भी है बोल सकते हो, या 3D स्पेस में बोल सकते हो, उनका अरेंजमेंट जो होगा ना वो अलग अलग होगा। उसी अरेंजमेंट के बेसिस पे हम स्टीरियो आइसोमर्स डिफाइन करते हैं, और अलग अलग इसके भी टाइप होते हैं, हम उसको समझेंगे, देखेंगे। लेकिन अब ये बात है कि भाई जब हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर को डिफरेंशिएट करना चालू कर ही दिया है, तो जो एक्चुअल डिफरेंस होता है वो जान लेते हैं कि भाई आखिर वो कौन सा पॉइंट है जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमर को स्टीरियो आइसोमर से अलग करता है, या स्टीरियो आइसोमर को स्ट्रक्चरल आइसोमर से अलग करता है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है, लिखा गया है, अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात की जाए तो इसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। अरे भाई ये तो बर्थ राइट है, आइसोमेरिज्म कब होगा, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, सीधी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए बोला है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम और ग्रुप। कनेक्टिविटी अलग अलग होना चाहिए, समझ में आया। ऐसे बहुत सारे कार्बन होंगे, उससे कोई मान लेते हैं फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा, तो किसी एक कार्बन को आइडेंटिफाई करो। बाद में ऐसा हो सकता है कि जो फंक्शनल ग्रुप उस कार्बन से नहीं किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ हो। एग्जाम्पल से बेहतरीन से समझ में आएगा। देखिए अगर मेरे पास 4 कार्बन है, ऐसे ये मान लें 4 कार्बन है मेरे पास, ठीक है। अब ये 4 कार्बन में OH जो फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ टर्मिनल कार्बन से जुड़ा हुआ है। सिंपल सी बात है ना। हमने क्या किया, एक और ऐसे ही कंपाउंड बनाया, और उसमें जो OH ग्रुप है वो टर्मिनल कार्बन नहीं, यहाँ पे। अब देखने से तो ऐसे ही लग रहा है कि भाई दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आइसोमेरिज्म है। कौन सा आइसोमर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है, और उसमें भी कौन सा आइसोमर है, याद आ रहा है, पोजिशनल आइसोमर है ना। तो देखिए आपको ये पता चला कि अगर मान लेते हैं ये टर्मिनल कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, तो उसके जस्ट सेकेंड लास्ट कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, तो कनेक्टिविटी, फिर से समझो, कनेक्टिविटी अलग अलग है। देख रहे हो,
इसका कनेक्शन जो है OH का यहाँ पे लास्ट कार्बन से है और इस OH का कनेक्शन किससे है, सेकेंड लास्ट कार्बन से है। तो कनेक्टिविटी अलग अलग हो गया ना, लेकिन यही स्टीरियोआइसोमर्स में नहीं होता है, वहां पे कनेक्टिविटी सेम रहता है। मतलब जिस कार्बन से OH जुड़ा होगा इसमें, वो OH उसी कार्बन से जुड़ा होगा दूसरा स्ट्रक्चर में, समझ रहे हो। तो कुछ और देख लेते हैं, और यही नहीं आप और भी देख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, जैसे 1 2 3 4, है ना। इस बार यहाँ दे दो OH, है ना। इसको ऐसे सोचो, यहाँ पे क्या है 1 डिग्री एल्कोहल है, यहाँ पे क्या है 2 डिग्री एल्कोहल है, क्योंकि जो एल्कोहल जुड़ा हुआ है कार्बन से वो कार्बन पड़ोस के 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। दैट्स वाई ये कौन सा है 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। उसी तरह ये 1 डिग्री एल्कोहल हो गया, और ये भाई साहब 3 डिग्री एल्कोहल हो गए। ठीक है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कनेक्टिविटी अलग अलग है। समझ में आया। अब देखिए कुछ ऐसा भी तो स्ट्रक्चर हो सकता है ना, एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, ऐसे ऐसे। इस बार O को है ना बीच में इंसर्ट कर दिया। देखो 4 कार्बन है, इसका अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करोगे ना तो सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। समझ रहे हो, ये ईथर हो गया और ये तीनों क्या है, एल्कोहल है। एक और स्ट्रक्चर हो सकता है हमारा ऐसे, ये वाला भी स्ट्रक्चर है। तो ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं उनमें जो कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स है वो अलग अलग है। ठीक है, तो हमने ये एग्जांपल्स देखे, हमारा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ। तो चलिए अब स्टेरियो आइसोमर्स को देख ले कि भाई वो स्ट्रक्चरल आइसोमर से कैसे अलग है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम कनेक्टिविटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, अरे ये तो होने वाला है क्योंकि ये आइसोमेरिज्म है। सेम कनेक्टिविटी है ना, इसमें डिफरेंट कनेक्टिविटी होता था, इसमें सेम कनेक्टिविटी होगा। ठीक है, ऑफ एटम्स ग्रुप्स, एटम का या ग्रुप का, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ग्रुप्स इन स्पेस, या तो 2D 2 डायमेंशनल स्पेस बोलो या 3 डायमेंशनल स्पेस बोलो। ठीक है, उसमें क्या होगा, हाँ एक पॉइंट नोट करने वाली है, जहां यहां लिखा था ना कंपाउंड्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफर इन स्पेशियल अरेंजमेंट। कुछ लोग यहाँ पे है ना ये SPACIAL लिखते हैं, वो गलत है, TIAL होता है, इस बात का ध्यान देना। ठीक है, ये बता दिया, यहाँ पे स्पेस है ठीक है, लेकिन यहाँ पे T होता है। तो ग्रुप्स बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ग्रुप्स इन स्पेस, तो स्पेस में अलग अलग अरेंजमेंट होता है। अब जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगर मान लें, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है। अब हमने क्या किया, थोड़ा कलर चेंज करते हैं तो मज़ा आएगा। कलर चेंज देखिए, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिया और यहाँ पे क्लोरीन दे दिया, यहाँ पे क्लोरीन दे दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिया। आई बात समझ में। चलिए भाई अब देखिए, इसको C1 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं, मतलब कार्बन फर्स्ट कार्बन सेकंड। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये कार्बन ये कार्बन, ये कार्बन 1 और ये कार्बन 2, ये यही कार्बन यहाँ पे भी है और ये C2 भी यहाँ पे है, चलेगा ना। अब देखिए हाइड्रोजन भाई साहब को वहीं रखते हैं, इस क्लोरीन भाई साहब को वहीं रखते हैं, सॉरी क्लोरीन होगा, हाँ क्लोरीन को, चलेगा। अब देखिए इस बार जो क्लोरीन है ना, इसको इन दोनों को तो वैसे का वैसे ही रखा। ठीक, बस इस बार क्लोरीन जो ऊपर है उसको कहाँ लाया, नीचे लाया। अरे ये दूसरा कलर है ना, ये जो क्लोरीन है इसको कहाँ लाया, नीचे लाया, और हाइड्रोजन को कहाँ लाया, ये ऊपर लाया। समझे क्या। तो आपने वो कौन सा चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग, तो वो तो पढ़ा ही होगा कि भाई ये स्ट्रक्चर जो होता है प्लेनर होता है। इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। मैं एक आपको दिखाने वाला हूँ मॉडल, जिससे आपको और फील आएगा। लेकिन अभी आप यहाँ समझो कि ये क्या है, प्लेनर है, ये भी क्या है, प्लेनर है। ठीक है, ये कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 1 कार्बन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन वैसे के वैसे ही है, वहाँ पे भी वैसे के वैसे ही है।
मतलब जो कनेक्टिविटी है कार्बन 1 से इस क्लोरीन का और इस हाइड्रोजन का, ये कनेक्टिविटी भी इसमें वही है। ये क्लोरीन और हाइड्रोजन C1 से जुड़े हैं, उसमें भी C1 से ही जुड़े हैं। यहाँ पे भी क्लोरीन और हाइड्रोजन C2 से जुड़े हैं, तो उसमें भी C2 से ही जुड़े हैं। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि उनका अरेंजमेंट अलग अलग है। अरेंजमेंट मतलब क्या? ये देखिए क्लोरीन दूर दूर है और ये क्या है? पास पास है। समझे? तो ये ऑब्वियसली ये ट्रांस होता है, सीस होता है, ये अलग बात है, हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आप समझो कि यहाँ पे क्लोरीन दूर दूर है और यहाँ पे क्लोरीन पास पास है, तो कोई भी आदमी अगर यहाँ से देखे तो कहेगा कि ओ भाई साहब स्ट्रक्चर अलग है, वो अलग स्ट्रक्चर है, ये अलग स्ट्रक्चर है कि नहीं? इनमें देखिए ये क्लोरीन क्लोरीन दूर दूर है तो रिपल्सन उतना नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे भाई टन टनाटन है ना, बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा। ये इसको देखना नहीं चाहेगा। समझ में आया नज़दीक में? तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि कार्बन से जो कनेक्टिविटी है वही हाइड्रोजन, वही क्लोरीन है, उसमें भी इसमें भी। लेकिन फर्क क्या है? अरेंजमेंट में, स्पेस में। ठीक है ना, स्पेस के अरेंजमेंट में अलग है। इसीलिए ये दोनों क्या है? एक दूसरे के स्टेरियो आइसोमर्स है। आई बात समझ में? ना सिर्फ यही नहीं है, अगर एक और एग्जांपल ले लूं, एग्जांपल नंबर 3 देखिए। एग्जाम्पल नंबर अगर 3 देखूं तो ये, ठीक है, तो वैसे क्या वैसे ही इस बार हाइड्रोजन यहां रखा और उस हाइड्रोजन को यहां ला दिया। समझे क्या? और इस क्लोरीन को भी उधर ले गया और क्लोरीन। अब तीसरा स्ट्रक्चर देखिए, क्या यहां कनेक्टिविटी स्ट्रक्चर 1 को देखिए और स्ट्रक्चर 3 को देखिए। स्ट्रक्चर 1 में हाइड्रोजन और क्लोरीन कार्बन 1 से जुड़े हैं, लेकिन स्ट्रक्चर 2 में 2 हाइड्रोजन कार्बन 1 से जुड़ गया है। जो यहाँ पे क्लोरीन था वो दूसरी जगह चला गया। तो क्या ये एक दूसरे के ये स्टेरियो आइसोमर्स हैं? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि कनेक्टिविटी बदल गया। समझ रहे हो? कनेक्टिविटी बदल गया तो क्या हो गया? ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गया। समझे ना? कनेक्टिविटी भाई हाइड्रोजन क्लोरीन इसमें एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं और ये दूसरा कार्बन वाला जो हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, तो ओवरऑल उसी तरह सेकंड और थर्ड भी क्या हो जाएगा? वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि 1 और 2 ये एक दूसरे के क्या है? स्टेरियो आइसोमर। समझे क्या? 1 और 3 ये एक दूसरे के क्या है? ये अरे स्टेरियो स्ट्रक्चरल आइसोमर दोनों का एस से ही स्टार्ट होता है। चलो यहाँ पे लिख दिया स्टेरियो आइसोमर, है ना? और 1 3 क्या हो गया? स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर लिख लेना। उसी तरह 2 और 3 क्या हो गया? स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो आई होप आपको समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये पूरा समझ लो अच्छे से, फील लेना है हमें। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं स्टेरियो आइसोमर्स का। ठीक है, बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल है, तो आप जल्दी से लिख लीजिए उस नीचे वाला, ये वाला पार्ट अगर लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके सब लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ। देखिए, अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं, देखिए ये है ऐसा, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो कार्बन है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे OH है, ऐसे दे दिया OH, तो ऑब्वियसली ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। OH देने का मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे H भी है, ठीक है। तो एक जो है, दो जो है यहाँ पे कार्बन, जैसे ये वाला है, ये ऐसे दिख रहा है, ये और ये इसी बोर्ड के प्लेन में है ना। और ये जो OH है ना, ये प्लेन से बाहर है, आउट ऑफ प्लेन है। और ये जो हाइड्रोजन है, ये डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इनसाइड द प्लेन है। समझ में आया? तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जब ये चर्चा आ गया तो पहले इस पे बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ। एक बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल आपको बताने वाला हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए, वही स्ट्रक्चर ये वाला 1 2 3 4 कार्बन, इस बार जो है
OH जो है अभी जो है बाहर है, वेज है ना, वेज डैश नाम सुना है ना, हाँ, तो ये बाहर है और ये हाइड्रोजन क्या है, अंदर है इस बोर्ड के प्लेन के अंदर। इस बार मैंने OH को क्या रखा, H को रखा, सॉरी H को रखा मैंने वेज पे, मतलब बाहर, और यहां पे OH को रखा ऐसे करके अंदर की तरफ, इनसाइड द प्लेन। तो आपको समझना पड़ेगा ये OH है, ठीक है, एल्कोहल ग्रुप को। तो आप ध्यान से देखिए, कोई भी आदमी अगर इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे इसको 1 दे दिया और इसको 2 दे दिया, दोनों स्ट्रक्चर को अगर देखता है तो वो क्या सोचेगा, सोचेगा कि भाई साहब इसमें भी जो भी है, जितने कार्बन है उसमें भी कार्बन है, HOH सब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, स्ट्रक्चर अलग अलग दिख रहा है लेकिन कनेक्टिविटी सेम है। इसमें भी OH H उसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ देखिए 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 नंबरिंग कर दिया। तो पहले वाले स्ट्रक्चर में दूसरे कार्बन से ही OH और H जुड़ा हुआ है, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में भी दूसरे कार्बन से ही OH H जुड़ा हुआ है, लेकिन फर्क है। फर्क क्या है कि इसमें जो OH है ये इस बोर्ड के प्लेन के इधर है ना, आउटवर्ड है, और हाइड्रोजन क्या है, इनवर्ड है, ठीक है। और यहाँ जो OH है, जैसे इसमें OH आउटवर्ड था तो इसमें OH इनवर्ड है, और ये क्या है, आउटवर्ड है हाइड्रोजन, इसमें क्या है, हाइड्रोजन इनवर्ड है। तो इस ओरिएंटेशन फर्क है ना, अरेंजमेंट में फर्क है ना, तो इसीलिए ये कौन सा हो गया, स्टेरियो आइसोमर्स हुआ, क्योंकि कनेक्टिविटी वहीं का वहीं रहा और ओरिएंटेशन बदल गया। तो जब ओरिएंटेशन बदलता है, कनेक्टिविटी वहीं का वहीं रहता है, तो वो कौन सा आइसोमर होता है, स्टेरियो आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। तो एक मॉडल समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए बहुत लोग है ना, ये मैंने खास बनाया है आप लोगों के लिए, एक्चुअली मिट्टी से बनाया है ये, अभी लॉकडाउन में जितना जुगाड़ हो पाया बना दिया ठीक है। तो इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए पहले यहाँ पे आपको समझना है, बहुत लोग है ना CH4 का स्ट्रक्चर कैसे होता है आसानी से इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। बस वो जानते क्या है कि 4 हाइड्रोजन होता है, मैक्सिमम एंगल पे होता है, 109 डिग्री और 28 मिनट ऐसे होता है। लेकिन आज मैं आपको फील दिलाने वाला हूं कि भाई आखिर वो स्ट्रक्चर होता कैसे है, आप खुद से उसको कैसे विजुअलाइज कर पाओगे बहुत मस्त तरीके से। देखो मेरे पास यहाँ पे नज़दीक आते हैं, है ना, ये बीच वाला जो है ना, ये सेंटर पे ये कार्बन है, और यहाँ से 4 जो घुंडी निकला हुआ है ये सब के सब चारों हाइड्रोजन है। तो देखिए इसको कैसे समझते हैं, चलिए एक को ऊपर किया, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर होता कैसे। हाँ देखिए इसमें क्या है, अगर ये जैसे ये कार्बन है ये वाला, तो यहाँ से एक यहाँ से हाइड्रोजन है, एक यहाँ से बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन है, तो ये आपको दिख रहा है वी शेप दिख रहा है ना, वी शेप दिख रहा है। तो जब ये वी शेप दिख रहा है तो एक और मजेदार देखिए, फिर नीचे वी शेप दिख रहा है ऐसे, ये नीचे वाला ये वाला ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो एक वी शेप में 2 हाइड्रोजन हैं और वो कार्बन के साथ एक प्लेन बना रहे हैं, समझ में आया ना, 2 हाइड्रोजन है कार्बन के साथ एक प्लेन बना रहे हैं। उसी तरह ये नीचे वाला देखिए, नीचे वाला ये वाला यहाँ, ठीक है, एकदम सामने, ये भी एक प्लेन बना रहा है इस कार्बन के साथ, मतलब नीचे वाला 2 हाइड्रोजन और एक जो सेंटर पे बीच में कार्बन है, तो इसके साथ ये प्लेन बन रहा है और इसके साथ ये प्लेन बन रहा है। ये दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, है ना मजेदार चीज, एक दूसरे के, देख रहे, ये देखो, है ना, ऐसे देखो, ये एक प्लेन है और ये नीचे वाला एक प्लेन है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर काटते हैं। ऐसे देखो यहाँ पे एक ऐसा निकला हुआ है, और ठीक है ये बोर्ड के प्लेन में ऐसा निकला हुआ है, और दूसरा जो है ऐसा निकला हुआ है ऐसे, और इस वाले को एकदम ऐसे कट करता है, एकदम बीचों बीच काटता है। तो मस्त तरीका से हम समझ गए कि भाई आखिर जो CH4 का स्ट्रक्चर है 3D में ये कैसे होता है। कोई भी 2 ले लो, देखो यहाँ पे 2 ले लिया,
ठीक है। अब चलो यहाँ पे दे 2 ले लो, देख रहे हो ये वाला 2, तो बाकी के 2 को ऐसे एकदम काट रहा होता है। ये दो और एक कार्बन मिलकर एक प्लेन बनाएंगे, बाकी के 2 और कार्बन मिलकर प्लेन बनाएंगे, और ये प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि भाई CH4 का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो 2 V शेप बनता है ना, बीच में कार्बन है, एक V शेप हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, इस बोर्ड के प्लेन में, और दूसरा जो है एकदम आपकी तरफ और एक मेरी तरफ, और वो इस वाले प्लेन को एकदम कट करता हुआ बीच से। वही तो है ये, देखिए ये ऊपर दिख रहा है, ये वाला एक प्लेन है ऊपर वाला, और ये नीचे दिख रहा है इसे, इसको एकदम कट कर रहा है, बीचों बीच कट कर रहा है एकदम CH4। तो आई होप आपको समझ में आया कि भाई CH4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना। तो आप देखो कैसे आराम से बना सकते हो आप। कोई एक है ना, एक प्लेन में बना लो 109 डिग्री का, मेजर कर लो कि भाई हो रहा है, और दूसरा जस्ट इसके परपेंडिकुलर एक यहाँ पे ड्रॉ कर दो, और दूसरा ऐसे ड्रॉ करो ताकि ये इसको कट करता हो परपेंडिकुलर, आराम से बन जाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, सबका डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस कोई भी एक हाइड्रोजन लो और एक दूसरा हाइड्रोजन लिया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वही है, फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वही है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वही है। तो कोई भी 2 हाइड्रोजन लेते हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है ना, स्पेस में। तो ये तो दिख रहा है ना, देखिए ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस वही है, ये वाला डिस्टेंस वही है ना, ये वाला डिस्टेंस वही है, तो सबका डिस्टेंस सेम आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये मॉडल अच्छा लगा हो। ये गरीबों वाला मॉडल है, मिट्टी का है, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ पूरा समझ में आया, ठीक है। आपको कैसा, एक और भी मॉडल मैं दिखाने वाला हूँ, सबका सब मैंने मिट्टी से बनाया है, ठीक है। तो चलिए इसको और सीखते हैं। तो वही मैं बता रहा था यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे, यहाँ जो है ना, ये बीच वाला कार्बन है, दिख रहा है क्या, यहाँ देखिए, ये अगर मान लेते हैं ये बीच वाला, ये जो है इधर जो है ना कार्बन है, इधर एक कार्बन आया हुआ होगा मान लेते हैं, और उधर एक कार्बन जा रहा होगा, देख रहे हैं ना 1 2 3 4 लिखा है ना। तो ये फर्स्ट कार्बन मान लो, भले ही ये आपको दिख रहा है कि ये CH4 है, लेकिन अब थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया। आप समझो कि ये कार्बन है, और फिर ये कार्बन है, और एक और कार्बन है, और एक और बाद में कार्बन आता। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये कार्बन जो है कार्बन नंबर फर्स्ट है, और ये बीच वाला जो है कार्बन नंबर सेकंड है। तो इसी बीच वाले कार्बन पे एक H है और दूसरा OH है। तो दिख रहा है, पहले जो एग्जाम्पल है उसमें OH वेज पे है, मतलब आपके सामने है, ये दिख रहा है, ये वाला, ये OH आपके सामने है। तो जब मैं आपके सामने ला रहा हूं तो दूसरा देख रहे हैं, ये पीछे जा रहा है, ये वाला ये पीछे जा रहा है, तो ये कौन सा है, हाइड्रोजन है, ठीक है। उसी तरह दूसरे स्ट्रक्चर में ये जो OH ग्रुप है ना, ये पीछे है, समझ रहे हो, ये पीछे है, और ये जो हाइड्रोजन है ये आगे है, समझे क्या। और आप सोचेंगे कि तो कार्बन भी तो उधर चला गया, नहीं, अगर मैं बोलूं तो कार्बन जो है ना एक रोटेट कर सकता है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट कर जाता है, तो उसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस आप समझा करो कि एक में OH आगे है और दूसरे में OH पीछे है, ठीक है। तो दोनों का स्पेस में ओरिएंटेशन अलग अलग है, तो इसीलिए क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। तो चलिए आगे मूव करते हैं और कुछ और अच्छे अच्छे पॉइंट्स को सीखते हैं। तो चलिए अब आगे मूव करते हैं। देखिए जिस तरह से हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को पढ़ा था और उसका क्लासिफिकेशन किया था, रेंज, चेन, पोजीशन, फंक्शनल वगैरह वगैरह, है ना। तो वहाँ पे एक एक का डेफिनेशन लिखा था, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए थे। वैसे ही यहाँ पे हम जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स का क्लासिफिकेशन में हम करेंगे, और वो दो तरीके का होता है, दो तरह का होता है। एक तो होता है कन्फिगरेशनल और दूसरा जो होता है वो कन्फॉर्मर्स होता है, ठीक है। तो हमने कर दिया क्लासिफिकेशन स्टीरियो आइसोमर्स का। पहला क्या है, कन्फिगरेशनल, और दूसरा क्या है, कन्फॉर्मर्स, ठीक है। अब देखिए कन्फिगरेशनल जो होता है वो सेपरेबल होता है। कन्फिगरेशन क्या होता है, सेपरेबल होता है, जिसको हम सेपरेट कर सके। यानी यहाँ पे दो कंपाउंड दिया रहेगा
तो दोनों को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। अब जिस मेथड से करें वो अलग बात है, हम उस मेथड की यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। और जो कन्फॉर्मर्स होते हैं उनको सेपरेट नहीं कर सकते, हम देखेंगे यहाँ पे क्यों नहीं सेपरेट कर सकते, ठीक है। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर का क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला जो है आप सीधे बोल दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर या ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है, जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, डेप्थ में स्टडी करने वाले हैं, चिंता की कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में तो बात होती रहेगी, है ना, लेकिन थोड़ा एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन, एक अलग टाइप का क्लासिफिकेशन वो देख लेते हैं। देखिए अगर मैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स की बात करूं तो ये इट डजंट इंटर कन्वर्ट रैपिडली एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे इंटर कन्वर्ट नहीं होता है, मतलब दो आइसोमर्स आपको रहेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक है, एक ये है कार्बन कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन, क्लोरीन हाइड्रोजन, है ना, ये मैंने पिछली बार एग्जांपल लिया था। तो देखिए हाइड्रोजन ऊपर है क्लोरीन नीचे है, ये डबल बॉन्ड है, इसे इसमें हाइड्रोजन ऊपर है क्लोरीन नीचे है। और देखिए यहाँ पे क्लोरीन है ना पास पास है, और यहाँ पे क्लोरीन क्या है दूर दूर है। तो अगर इस क्लोरीन को जो पास पास में है, दोनों में क्या है हाइड्रोजन क्लोरीन, यहाँ पे C1 दे दो, यहाँ पे C1 दे दो, इसको C2 दे दो, इसको C2 दे दो, तो कार्बन जो फर्स्ट है इसमें हाइड्रोजन ऊपर और नीचे क्लोरीन है, ठीक है। वैसे ही इसमें भी है हाइड्रोजन ऊपर और क्लोरीन नीचे, लेकिन सेकंड वाले कार्बन में फर्क है, देख रहे हैं। पहले वाले स्ट्रक्चर में अगर बात करूं तो हाइड्रोजन ऊपर है क्लोरीन नीचे है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है। समझ में आया, फर्क है ना। तो अगर आप इसको उधर चेंज करने की कोशिश आप करते हो तो आपको क्लोरीन का एक बॉन्ड तोड़ना होगा, ऐसे खटाक से तोड़ना होगा, तब जाकर ऐसे लगाएंगे, है ना, हाइपोथेटिकली। तो तोड़ना होगा तब ना वो बॉन्ड बनेगा, अब वो आसानी से तो होगा नहीं, रूम टेम्परेचर पे तो टूटेगा नहीं, समझे। तो इसीलिए आसान यहां पे लिखा गया है कि इट डजंट इंटर कन्वर्ट रैपिडली, समझे। अब वो कैसे रैपिडली इंटर कन्वर्ट हो जाता है, इससे ये वाला जब समझ जाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये सचमुच आसानी से नहीं होगा ये, और ये आसानी से इंटर कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है इट डजंट इंटर कन्वर्ट रैपिडली एट रूम टेम्परेचर। समझ में आया, कौन, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, ठीक है, यानी कि ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल आइसोमर। आया बिल्कुल समझ में ना। इंटर कन्वर्जन रिक्वायर्स ब्रेकिंग एंड रिफॉर्मिंग बॉन्ड्स। ऑब्वियसली एक बॉन्ड तोड़ोगे क्लोरीन का, फिर उसके बाद में क्लोरीन लगाओगे उधर साइड, तो ये तो आसान काम नहीं है। समझ में आया क्या। अब देखिए कन्फॉर्मर्स की बात करूं तो ये नॉन सेपरेबल होता है। नॉन सेपरेबल मतलब इसको सेपरेट नहीं कर सकते। आपको ऐसा दिखेगा कि अभी यार ये कंपाउंड है, इसको सेपरेट करना है, बाद में अभी फिर वो दूसरा में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेट हो जाएगा। वो देखो कैसे, रैपिडली इंटर कन्वर्ट एट रूम टेम्परेचर बाई रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। समझ में आया। अब चलिए देखिए इसको समझते हैं एक मॉडल द्वारा। यहां पे आपके पास ये वही मॉडल है हमारे पास, ठीक है, दिख रहा है। अब इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है इसको पहले समझ जाते हैं। देखिए ये जो व्हाइट कलर से यहां पे दिया गया है, ये वाला, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, और एक एकदम अंदर की तरह ऐसे बॉन्ड है। तो आपको दिख रहा है क्या, है ना। तो 4 बॉन्ड होता है, एक अपनी तरफ मैं ले रहा हूं तो आपको कितना दिख रहा है, 3 ही बॉन्ड दिख रहा है ना, और एक जो है वो मेरी तरफ यहां पे है तो वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो जो ये जो डॉट होता है यहां पे सेंटर पे, ये फ्रंट कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, दिख रहा है, ये वाला इस कार्बन को, फ्रंट कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इससे जो है 3 बॉन्ड है, एक ऊपर हाइड्रोजन दिख रहा है और एक उधर हाइड्रोजन और एक इधर हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। समझ में आया क्या। और जो डॉट के बाहर ये सर्कल है वो बैक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बैक मान लो कार्बन होगा और वहां से हाइड्रोजन ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। समझ में आ रहा है। तो ऐसे ये रिप्रेजेंट करता है। और चूंकि बैक जो यहां से इस कार्बन से है, ये वाला बॉन्ड, ये आसानी से रोटेट हो सकता है,
आसानी से रोटेट हो सकता है। तो रोटेट होकर सिंगल बॉन्ड के अराउंड ये वैसे ही मान लो रहा और पीछे वाला रोटेट हो गया, तो देखो अब हाइड्रोजन ये इसके सामने आ गया, ये इसके सामने आ गया, ये इसके सामने आ गया। तो ये होता रहेगा, कभी वैसा रहेगा, कभी बीच में रहेगा, कभी ऐसे रोटेट होता रहेगा। तो हमारे पास फिक्स नहीं है ना कि भाई कौन सा स्ट्रक्चर है, कब कौन सा स्ट्रक्चर है, आपस में इंटर कन्वर्ट हो जा रहा है। ये कभी वो हो जा रहा है, वो कभी ये हो जा रहा है। तो इसीलिए बोला है कि रैपिडली इंटर कन्वर्ट एट रूम टेम्परेचर बाई रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। समझ रहे हो? तो ऐसा ये हो जाता है, करेक्ट। तो इस तरह से हमने देखा कि भाई कन्फॉर्मर्स जो होते हैं यही कन्फॉर्मर्स है, ठीक है। तो चलिए उसको हम लोग वहीं पे रखते हैं। इसके बारे में स्टडी जब करेंगे तो और डेप्थ में देखेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, वो भी देख लेंगे, ठीक है। अभी तक उतना काफ़ी है ना। यहाँ पे हमने ये समझ लिया। अब देखिए कन्फिग्रेशनल आइसोमर को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला जो होता है वो इनेंशियोमर होता है और दूसरा जो होता है डाइस्टेरियोमर होता है। इनेंशियोमर एंड डाइस्टेरियोमर, ठीक है। ये अलग टाइप का क्लासिफिकेशन है। एक था ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये अलग टाइप का है भाई, इनेंशियोमर एंड डाइस्टेरियोमर। अब इस टर्म में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इस टर्म को समझ लो, अपने दिमाग में रखो, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनेंशियोमर क्या होता है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज। अब देखिए मिरर इमेज तो आपको पता है, दो तरह के इमेज हम ज़्यादातर स्टडी करते हैं, एक होता है वाटर इमेज और एक होता है मिरर इमेज, और एक टर्म है यहाँ पे सुपर इम्पोजेबल या नॉन सुपर इम्पोजेबल। देखो सुपर इम्पोजेबल सब अगर जान लेंगे तो समझ जाएंगे कि भाई नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या है। देखिए अगर मान लेते हैं कोई हमारे पास जैसे एक हाथ है हमारे, है ना, अब ये क्या हो गया, सुपर इम्पोज हो गया, मतलब एक दूसरे से ओवरलैप हो जाना, समझ रहे हो ना, एक दूसरे से क्या हो जाना, ओवरलैप हो जाना। जैसे मैं नदी के किनारे खड़ा हूँ, नदी के किनारे खड़ा हूँ, अगर मान लेते हैं ऐसे खड़ा हूँ, ऐसे आ रहा हूँ, अपना जो मुझे इमेज अपना दिख रहा है ना वो क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा। अगर मैं गिरूंगा ऐसे तो ऐसे पीछे जा रहा हूँ तो मेरा इमेज भी ऐसे पीछे जा रहा है। तो दो तरह के इमेज होता है, एक होता है वाटर इमेज और एक होता है मिरर इमेज, समझे क्या। तो जो वाटर इमेज होता है ना वो ओवरलैप हो सकते हैं, है ना, ऐसे ओवरलैप हो जाते हैं, यानी वो सुपर इम्पोजेबल है। लेकिन मिरर इमेज ओवरलैप नहीं होता है, समझे। देखिए अगर मैं इनेंशियोमर की बात करूं तो वो मिरर इमेज होता है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है ना, ओवरलैप नहीं करेगा। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक कार्बन है, कार्बन से ऐसे 4 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैंने कलर कर दिया है, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये मान लो क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, आयोडीन है और ये फ्लोरीन है, अलग अलग है, क्या है, अलग अलग है। तो इसको नाम दे दिया, वैसे नहीं ए दे दिया, ऐसे इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, इसको डी दे दिया। चलिए ए का जो इमेज यहाँ पे बनेगा ए डैश बोल दिया, है ना। अब देखिए बी का इमेज, अगर बी पीछे की तरफ है तो बी उधर की तरफ जाएगा, ये डी आगे है तो इसको डी डैश ऐसे, सी है तो सी डैश ऐसे। अब देखिए ये तो इसका मिरर इमेज ये बन गया। अब क्या ये सुपर इम्पोजेबल है? क्या इसको ऐसे के ऐसे लाकर यहाँ पे रख दूं तो ये इसको ओवरलैप करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, समझे। इसलिए ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। मिरर तो है, ये इसका इमेज है यानी मिरर इमेज है, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल है। समझ में आया क्या है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। जैसे अगर मान लो 2 ही रहता है, यहाँ पे एक ऐसे रहता और एक ऐसे रहता, 2 ही रहता तो ऊपर वाले का ऊपर बनता, नीचे वाले का नीचे बनता, ऐसे आकर सुपर इम्पोज हो जाता। समझ में आई बात ना। तो वो सुपर इम्पोजेबल हो जाता जो भी मिरर इमेज बनता। लेकिन इस वाले केस में नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम इसको इस पे रखेंगे तो देखिए ये जो है इसके साथ आना चाहेगा, है ना, ऐसे के ऐसे रखो। ये डी जो है ये बी डैश के साथ और बी जो है वो यहाँ पे किसके साथ, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो जा रहा है। कहने का मतलब है कि हमें ए जो है ए डैश के साथ मिलना चाहिए था, बी जो है वो बी डैश के साथ मिलना चाहिए था और सी जो है सी डैश के साथ मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। तो समझ में आया कि सुपर इम्पोजेबल क्या होता है, मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या होता है।
ठीक है। अब आते हैं डाई स्टेरियोमर्स का, तो इसमें भी एक अलग कहानी है। डाई स्टेरियोमर्स एकदम देखिए बहुत आसान है, एकदम अलग हो, मतलब मिरर इमेज ही ना हो। जैसे अगर बात करूं, अगर मान लो इस वाले का एग्जांपल लेते हैं, देखिए अगर यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ये डबल बॉन्ड है, ये क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ये और ये हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, नीचे क्लोरीन है, हाइड्रोजन है। अब देखिए ये तो मिरर इमेज ही नहीं है, समझ रहे हो? तो जो मिरर इमेज ही नहीं हो, ऑब्वियसली ये नॉन सुपर इम्पोजेबल भी होगा, है ना। तो वो क्या हो जाता है, डाई स्टेरियोमर्स हो जाता है, एकदम अलग थलग डाई स्टेरियोमर्स हो जाता है। ठीक है, तो डाई देखिए इसके अंदर जो है ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो होता है, मतलब जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है वो क्या होता है, वो एनेंशियोमर होता है, मतलब हो सकता है। ठीक है, और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है, वो दोनों डाई स्टेरियोमर्स हो सकते हैं। मतलब पॉसिबिलिटी यहाँ बताई जा रही है कि वो क्या होता है। जिससे मैंने क्लासिफाई किया था ना कन्फिगरेशनल आइसोमर को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स में, है ना। तो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा वही सिर्फ एनेंशियोमर को फॉर्म करेगा। आई बात समझ में? और जो डाई स्टेरियोमर्स को जो फॉर्म करेगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी होगा और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी हो सकता है। तो आई बात समझ में, एकदम क्लियर है? ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि भाई स्टेरियो आइसोमर्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, और ये सारे जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर हो गया होगा। तो आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि एनेंशियोमर और डाई स्टेरियोमर्स में फर्क क्या है। देखिए एनेंशियोमर्स जो होता है उसके पास आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, समझ में आया? जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी वगैरह, डेंसिटी भी बोल सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हो, ये सब क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। लेकिन डाई स्टेरियोमर्स में क्या होता है, वो अलग अलग होता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, जो भी है लिख लो, चलेगा। दूसरा जो पॉइंट है आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब एनेंशियोमर जब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स आपको लगेगा कि यार डरावना सा लगेगा, लेकिन जब हम उसको पढ़ेंगे आगे तब जाकर समझ में आएगा, तब जाकर फील आएगा कि हाँ वो टर्म क्या कहता है। ठीक है, तो एनेंशियोमर जो होता है उसको हम उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होता है, मतलब आइडेंटिकल। देखिए यहाँ पे आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए डाई स्टेरियोमर में सिमिलर होता है, आइडेंटिकल नहीं होता है। अब सिमिलर और आइडेंटिकल में फर्क है। देखिए सिमिलर अगर मैं बात करूं, आइडेंटिकल मतलब एकदम एक जैसा, सिमिलर मतलब ये हो गया नॉट आइडेंटिकल। जैसे देखिए यहां पे फर्क आ सकता है रेट ऑफ रिएक्शन, समझ रहे हो? रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह का फर्क आ सकता है। हो सकता है दो कंपाउंड दिया हो और वो क्या हो, एक दूसरे के डाई स्टेरियोमर्स हो, तो रिएक्शन का रेट अलग अलग हो, फंक्शनल ग्रुप वही हो, कनेक्टिविटी वही हो, समझे क्या, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग हो जाए। लेकिन इसमें रेट ऑफ रिएक्शन अलग नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे बोला गया है इसमें आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, इसमें सिमिलर होता है। तो ये समझने वाली बात है, फील लेने वाली बात है कि भाई सिमिलर और आइडेंटिकल में क्या फर्क है। समझ में आया? बाकी सब केमिकल मतलब जो टेस्ट है ना ऑलमोस्ट ये वही है, जो टेस्ट अगर किया जाए तो एकदम वैसे ही आएगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह में फर्क आ सकता है ना। नॉट इजिली सेपरेबल और ये जो होता है इजिली सेपरेबल। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जिसे हमने शुरू में पढ़ा था ना, स्टीरियो आइसोमर्स को दो पार्ट में हम क्लासिफाई करते हैं। एक जो होता है कन्फिगरेशनल होता है और दूसरा जो भाई साहब होते हैं वो कन्फॉर्मर्स होते हैं। तो देखिए वहां पे हमने ये बताया था कि कन्फिगरेशनल को सेपरेट कर सकते हैं और कन्फॉर्मर्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं वहां पे अगर ये बोला कि इजीली नहीं कर सकते तो वो गलत है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ये जानो कि जो कन्फिगरेशनल होता है वो सेपरेट कर सकते हैं, यानी सेपरेबल होता है, और जो कन्फॉर्मर्स होते हैं वो नॉन सेपरेबल होता है। रीजन के साथ हमने देखा था,
याद आ रहा है ना। अब ये जो सेपरेबल होता है ये कॉन्फ़िगरेशनल, उसमें भी दो तरीके का होता है। एक को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं इजीली, एक में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना। एक को आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते और एक को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट तो कर सकते हैं ना, तो इसको जो है नॉट इजीली सेपरेबल, यानी कि जो इनेंशियोमर्स जो होते हैं उनको हम आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, सेपरेशन के अलग अलग मेथड है, हमें नहीं जानना है, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना। जो डाई स्टीरियोमर्स जो होते हैं उनको हम आसानी से सेपरेट कर देते हैं, जिसे दिखाया था ना सिस ट्रांस वाला, समझे क्या। क्लोरीन एक ही साइड था और एक क्लोरीन अपोजिट साइड था, तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। चलेगा ना। अब यहां पे देखिए, इनेंशियोमर शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म O.I यहाँ पे लिखा है। जो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं, वो जो इनेंशियोमर्स जो होता है एक्चुअली जो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। समझ में आया। जो इनेंशियोमर्स जो होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि कुछ ऐसे टर्म्स आएगा जो आपको डरावना लगे, जैसे यहाँ पे अभी आने वाला है ऑप्टिकली एक्टिव, है ना, तो वो बाद में सीखेंगे तब आपको समझ में आए। यहाँ तो अब सिंपल हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना। हाँ, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो करता है। चलेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला नहीं है, वो इसके अंडर फॉल नहीं करता है, ध्यान से। हाँ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी दो तरीके का होता है, एक होता है ऑप्टिकली एक्टिव और एक होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। आई समझ में। तो ये जो होते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। थोड़ा और इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, नहीं यहीं पे इतना ही काफ़ी है, अभी नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। समझ में आया ना। इनेंशियोमर क्या होता है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है और ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब आते हैं डायस्टेरियोमर्स का, तो इसकी बात हो चुकी। सिमिलर नॉट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी बात हो चुकी। इजीली सेपरेबल, इसकी बात हो चुकी। हाँ, ये जो है जो डायस्टेरियोमर्स जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है। समझ में। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये तो पक्का है भाई, इसके साथ होगा कि नहीं होगा ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो जब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, विस्तार रूप से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये सब कंडीशंस आएंगे, तब हमारे लिए एकदम लल्लू टाइप का हो जाएगा। लल्लू लाल, अरे यार ये तो खट से हो गया, ये ले। समझ में आया। तो वहां समझ में आएगा अच्छे से। बस ये जान लो कि जो डायस्टेरियोमर्स होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो करते ही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्टिकल जब होता है ना, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। तो यही सब डरावने थोड़े से टर्म्स, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि इनेंशियोमर और डायस्टेरियोमर्स में फर्क क्या है। तो इसको आप लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर। तो चलिए आज का लेक्चर हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसमें बहुत सारी चीज़ें जानने वाली हैं। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसको शेयर भी कर सकते हैं उन लोगों के पास जिनको अभी तक नहीं पता है। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।